वेलकम अगेन एंड बाय फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म मींस इसको आप समरी भी कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की, कि हम इसमें डिफरेंट जो दो फेजेज़ हैं इसके वो डिस्कस करेंगे ब्रीफली, और इनमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू फेजेज़, और उसमें दो फेजेज़ कौन से आ जाते हैं। वन इज़ द लाइट रिएक्शन और इट इज़ आल्सो नोन एज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको आप क्या कहते हैं, दिस लाइट रिएक्शन इज़ आल्सो नोन एज द नॉन साइक्लिक phosphorylation. Phosphorylation means addition of phosphate. So this is also known as the non-cyclic phosphorylation, or it is also known as the Z scheme. So ये सारे जो फेजेस हैं ये एक ही रिएक्शन है, उसको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। इसको लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें लाइट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लाइट इज़ डायरेक्टली यूज, सो लाइट इज़ directly used, that is why it is known as the light reaction। और Z scheme इसकी जो zigzag presence है उसकी वजह से इसको कहा जाता है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक नहीं है, ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉन साइक्लिक फॉर्म में होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। ये इसका फेज़ 1 हो गया। इसका जो दूसरा फेज़ है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द डार्क फेज़, और उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें डायरेक्टली लाइट यूज़ नहीं होती। ये रिएक्शन डे टाइम भी अकर कर रहा है बिकॉज इट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में हो रहा है। सो डे टाइम में हो रहा है लेकिन लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द डार्क रिएक्शन। और इसमें इनडायरेक्टली लाइट यूज़ होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनडायरेक्टली लाइट को कहते हैं यूज़ हो रही है। दिस डार्क रिएक्शन इज़ आल्सो नोन एज द केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल और द डार्क रिएक्शन ये सेकेंड फेज़ उसका आ जाता है। अगर हम ओवरऑल शो करें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और आपको ये पता है कि ये प्रोसेस अकर कहाँ पे करता है, इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट को बनाएं इस तरह से और उसमें हम शो करें फिर दो पोर्शन उसके, दिस फॉर एग्जांपल इज़ द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, बीच में स्पेस आपको नज़र आ रही है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहलाती है ये। एंड दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसमें दो पोर्शंस, इसमें एक तो आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो स्टैक ऑफ द थैलेकॉइड डिस्क्स होती है ये क्या कहलाती है, दिस इज़ नोन एज द ग्रेनम। और सारों को जितने भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द ग्रेनम। ये जो थैलेकॉइड डिस्क होती है उस डिस्क को मैंने आपको बताया था कि इस डिस्क के अंदर इसका हमने क्रॉस सेक्शन भी देखा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाली जिसकी मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको फोटो सिस्टम्स लगे हुए नज़र आते हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आपको इस तरह की नज़र आती है। ये लिपिड बायलेयर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था, लिपिड बायलेयर, उसमें मैंने एक लेयर शो की थी इस लिपिड की। सो दिस इज़ लिपिड बायलेयर। उस लिपिड बायलेयर के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं लिपिड बायलेयर के। ये फॉर एग्जांपल ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं में बीच में यहाँ आपको क्या नज़र आते हैं एम्बेडेड फॉर्म में, ये आपको कैरोटीनॉइड्स हो गए, क्लोरोफिल बी हो गए, बीच पे आपको नज़र आते हैं। और साथ में आपको क्या नज़र आ रहा है जी, सेंटर में आपको रिएक्शन सेंटर नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द फोटो सिस्टम। सो फोटो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, आपको कैरोटीनॉइड्स नज़र आ रहे हैं, और साथ में क्लोरोफिल बी भी आपको नज़र आ रहा है। सो ये फोटो सिस्टम है एम्बेडेड फॉर्म इन द फास्फोलिपिड बायलेयर। और इसी फास्फोलिपिड बायलेयर के अंदर जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ये कौन सी मेम्ब्रेन है जी, दिस इज़ लिपिड बायलेयर, दिस इज़ लिपिड बायलेयर। और इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे। सो दिस इज़ द फोटो सिस्टम। अब इस फोटो सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रहा है। फोटो सिस्टम आपको पता है दो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक फोटो सिस्टम 1 होता है, फिर फोटो सिस्टम 2, इसके बाद फिर आगे एक और अरेंजमेंट में शो करता हूँ यहाँ पे, दिस अरेंजमेंट इज़ ऑफ फोटो सिस्टम 2। और इस फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एंड देन सेंटर में रिएक्शन सेंटर आ जाता है। सो फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, दिस इज़ फोटो सिस्टम 2, दिस इज़ फोटो सिस्टम 1। ये 2 और 1 इस तरह से यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ इसके ऊपर लाइट पड़ती है, यहाँ से फिर आगे रिएक्शन स्टार्ट होता है, इसके ऊपर भी लाइट पड़ती है, तो रिएक्शन आगे फिर कंप्लीशन की तरफ जाता है। तो पहले फोटो सिस्टम 2 है, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 है।
सो इस तरह से सीक्वेंस है फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 को हम क्या कह रहे थे, पिगमेंट 680 भी कह रहे थे, और इसको हम पिगमेंट 700 भी कह रहे थे, क्योंकि रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल लगा हुआ था वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे, और यहाँ पे 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। सो रिएक्शन फोटो सिस्टम 2 से कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स फोटो सिस्टम 1 जा रहा है। अब फोटो सिस्टम 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्कवरी की बेसिस पे है। पहले 1 डिस्कवर हुआ था, उसके बाद फिर 2 डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए 1 और 2 इनको नाम दिया गया। यहाँ भी मैं इन फोटो सिस्टम को शो करता हूँ। यहाँ जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो लाइट पड़ने से आपको पता है फोटॉन्स आके पड़ते हैं किसके ऊपर, कैरोटीनॉइड्स के ऊपर, क्लोरोफिल बी के ऊपर और क्लोरोफिल ए के ऊपर। तो क्लोरोफिल जो बी और कैरोटीनॉइड्स हैं उनकी जो एनर्जी अब आगे ए की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और ये कहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, ये इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। तो ये सारी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं जिनके ऊपर लाइट पड़ने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो यहाँ क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो होगा, जो कि पिगमेंट 680 मॉलिक्यूल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और आपको पता है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद कहाँ जाते हैं, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। सो इट मीन्स कि जो क्लोरोफिल ए है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो आगे किसकी तरफ जाएंगे, वो आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे। तो क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर जो चेन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें से गुजरेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कहाँ चले जाएंगे, वो फोटो सिस्टम 1 की तरफ चले जाएंगे। सो फोटो सिस्टम 2 से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और उसमें क्या चीज़ मूव करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके फोटो सिस्टम 1 की तरफ चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकलेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वहाँ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल ने दोबारा से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिकवर भी करना है। तो रिकवरी के लिए यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी, वो यूज़ होगा वाटर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था फोटोलिसिस, और फोटोलिसिस मैंने आपको बताया था कि इट्स बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो फोटोलिसिस के लिए कौन वाटर को ब्रेक करता है, वाटर को ब्रेक बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कंपनसेशन के लिए होना होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए को दे देता है। क्लोरोफिल ए में से इलेक्ट्रॉन्स कौन निकालता है, लाइट निकालती है। जब उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलते हैं और फोटो सिस्टम 1 के पास पहुँचते हैं, तो वाटर उसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करता रहता है। इट मीन्स लाइट आके इलेक्ट्रॉन्स को निकालती रहती है क्लोरोफिल ए में से, और वाटर उसकी कमी को पूरा करता रहता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस में वाटर यहाँ यूज़ होता है और इधर वाटर सेपरेट होता है। सो वाटर को कौन सेपरेट करता है, वाटर को क्लोरोफिल सेपरेट करवाता है, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले और अपनी कमी को पूरा कर ले जो इलेक्ट्रॉन्स उसके लाइट ने निकाले हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। तो जब लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, उसको हमने लाइट रिएक्शन का नाम दिया हुआ है। और लाइट रिएक्शन से बनता क्या प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन से हमें आउटपुट क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ बायो प्रोडक्ट। वाटर की सेपरेटिंग से क्या चीज़ निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। दो चीज़ें और प्रोड्यूस होती हैं इसमें से, वो कौन सी चीज़ें होती हैं लाइट रिएक्शन से लाइट रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है क्या चीज़, ATP एज अ रिज़ल्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी इसका कंपोनेंट आ जाता है वाटर का, तो उस हाइड्रोजन को हम आगे रिलेट करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो इस हाइड्रोजन की वजह से ये ATP प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ रिलीज्ड बाय द वाटर। तो इसलिए ATP को हम इसके साथ रिलेट करते हैं। एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है इसके साथ इसी रिएक्शन के नतीजे में, एंड दैट इज़ द NADPH। So NADPH प्रोड्यूस हुआ, that is again a carrier molecule. NADP is carrier which carry the hydrogen towards the second phase of the reaction. तो वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। So light reaction जब चलता है in the presence of light, what happens is water splits and gives its electrons to the chlorophyll A. Chlorophyll A में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट, दे फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय पासिंग थ्रू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टूवर्ड्स द फोटो सिस्टम 1। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन वी गेट 3 प्रोडक्ट्स। वन इज़ द ATP, सेकेंड इज़ द NADPH एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ द वाटर। सो ये लाइट रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन जो था वो डार्क रिएक्शन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज द केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल
जो अकर करता है, जैसे ये रिएक्शन मैंने आपको बताया ये कहाँ पे अकर कर रहा है, ये ग्रेनम के अंदर अकर कर रहा है, और ग्रेनम के अंदर कहाँ पे फिर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर अकर कर रहा है। और जो दूसरा रिएक्शन है क्लोरोप्लास्ट का दूसरा पोर्शन होता है जो कि ग्रेनम के अलावा मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्ट्रोमा। सो जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ अकर कर रहा है, दैट अकर्स इन द स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा में ये जो लाइट रिएक्शन से बने भी चीज़ें हैं दो, ATP है और साथ में NADPH है, ये दोनों जाके यूज़ होती हैं किस में, कैल्विन साइकिल के अंदर। और कैल्विन साइकिल में फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट कौन सा आपको पता है, वाटर, और प्लस उसके साथ क्या चीज़ यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनको पहले अलग अलग लिखते थे, एक रिएक्शन में लिखते थे, और हम उसमें बताते थे कि वो आगे बनाते क्या हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज़ होता है इससे। यहाँ पे हम इनको अलग अलग शो कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द कैल्विन साइकिल। सो कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या था, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। सो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, हाइड्रोजन कहाँ से आता है, दिस NADPH प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होगी तो क्या चीज़ बन जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू C6H12 एंड O6 ग्लूकोज। ये रिएक्शन इन डिटेल भी हम पढ़ेंगे। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज, रिडक्शन इसकी कौन करवाता है, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय द NADPH। सो NADP अपने हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर कर देता है। सो रिडक्शन होती है, कैल्विन साइकिल का सारा प्रोसेस चलता है जिसमें एक प्रोसेस रिडक्शन, एक फेज़ रिडक्शन का आता है, और उसमें क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। और यहाँ कैल्विन साइकिल के अंदर ATP भी यूज़ होता है, और ATP यूज़ होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP, and this NADPH is converted into NADP पॉजिटिव। हाइड्रोजन को लूज़ करने के बाद पॉजिटिव हो जाता है ये फिर लाइट रिएक्शन के पास आते हैं, और लाइट रिएक्शन से फिर क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है। यहाँ लाइट रिएक्शन से हाइड्रोजन पिक करता है और डिलीवर कर देता है कैल्विन साइकिल को। ADP यहाँ लाइट रिएक्शन की वजह से दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस ATP इज़ अगेन यूटिलाइज्ड इनटू द कैल्विन साइकिल, और कैल्विन साइकिल कंप्लीट होता है विद द ऑक्सीजन, विद द कार्बन डाइऑक्साइड। सो इनपुट इन द कैल्विन साइकिल इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, आउटपुट इज़ द ग्लूकोज, इनपुट इन द लाइट रिएक्शन इज़ द वाटर, एंड आउटपुट इज़ ऑक्सीजन इन दीज टू एनर्जी मॉलिक्यूल्स। सो इस तरह से लाइट और डार्क रिएक्शन चल रहे होते हैं। दिस इज़ द समरी ऑफ द ग्लूकोज, द समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और इट्स द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि लाइट रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट लाइट यूज़ हुई, और बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस होल बाय द use of this light and water, we have oxygen and energy molecules, and these energy molecules are used in the Calvin cycle. So light is not directly involved in the Calvin cycle, that is why it is known as the dark reaction, और इसको एक और नाम भी हम देते हैं, this dark reaction is also known as the light independent reaction. So why it is light independent reaction, because light is not directly used in this process, light is indirectly used. How light is indirectly used, because the products of light reactions are light reaction are used in the dark reaction. So product कौन से यूज़ हो रहे हैं, these are the products of the light reaction which are used in the dark reaction. So light is indirectly used means लाइट यहाँ डायरेक्टली यूज़ होकर कुछ प्रोडक्ट्स बना लेती है, और वो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं जाके कैल्विन साइकिल के अंदर, और इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर लाइट रिएक्शन चल रहा होता है, और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चल रहा होता है। सो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं कैल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शन में, और वो फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स में, जो ये डिलीवर करने के बाद बन जाते हैं, फिर लाइट रिएक्शन से कैप्चर करते हैं चीज़ें, और फिर डार्क रिएक्शन में ये यूज़ होते रहते हैं। सो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस से हमें क्या चीज़ मिलती थी, ऑक्सीजन मिलता था, ग्लूकोज मिलता था, और साथ में वाटर भी मिलता था, ये और उसके प्रोडक्ट्स थे। लेकिन जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ है वो दो अलग अलग फेजेस के अंदर है, इकट्ठे यूज़ नहीं हो रहा। वाटर यूज़ हो रहा है लाइट रिएक्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है किसके अंदर, कैल्विन साइकिल के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा आगे जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसमें लाइट रिएक्शन, विल डिस्कस द लाइट रिएक्शन इन डिटेल। और आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक बायो को सब्सक्राइब नहीं किया, आप बायो को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।